अच्छा जी, बस 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 जी, आज आप लोगों का वैसे संडे फील तो नहीं हो रहा होगा ना? नहीं ना? ये जो एक बिला वजह की छुट्टी होगी थी फ्राइडे वाले दिन, वो फ्राइडे वाले दिन दो क्लासेस कौन सी? चले शाबाश। अच्छा जी, इधर देखें बच्चों, इधर देखो जी, इधर देखें जी, इधर ये कल पढ़वा दिया था ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9। अच्छा जी, अब आ जाए जी। ये मैं कल मैंने कहा था, मैंने समझा दिया था, मैंने कहा था घर से पढ़ आइएगा एक दफा। जी जी, मेरे साथ पढ़ लें, अब मैं बहरहाल शर्मिंदा ही हूं, पढ़ा नहीं ना होगा ना आपने। कहता रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग आइदर ऑन डिस्पोजल ऑन और it will be the difference between depreciation based on carrying amount and depreciation based on original। ये उसी बेसिस पे हमने वो फॉर्मूला लगा के वो किया था ना, अगर हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन तो फिर बुक वैल्यू इतनी होती, ये सरप्लस इजाफी है माइनस कर दो। याद है ना बच्चों, वो इस बेस पे हमने निकाला था जुगाड़ जी। कहता जी रिलेटेड टू एज इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, कहता वो जो इजाफी अमाउंट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस, कहता जी ये इंक्रीमेंटल क्या है बच्चों? अल्टरनेटिवली कहता अमाउंट में बी एलोकेटेड बाय डिवाइडिंग द बैलेंस इन। अब वो ना आपको दो तरीके बता रहे, क्या बता रहे? कहता या अगर आपने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ना, इधर देखो बच्चों, इधर देखो, कहता अब उसके ना दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं ये अब आपने नोट कर लेने हैं इधर। कहता जी अगर कॉस्ट मॉडल होता, क्या होता? तो डेप्रिसिएशन है बच्चों रुपीस कितने की? 15 की। कितने की? कहता अब है रीवैल्यूएशन मॉडल, क्या है बच्चों? कहता इसमें है बच्चों क्या जी? 35 की। कहता ये जो एडिशनल ₹20 है ना, ये मेंटल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। क्या है? कहता एक दफा निकाल लो डेप्रिसिएशन रीवैल्यूएशन मॉडल से और एक दफा निकाल लो कॉस्ट मॉडल से। हमने कहा हम पागल हैं, दो दो काम करें। हाँ, या तो खुद दे दो ना, खुद दे दो हमें कि उससे इतनी है उससे इतनी, हम कहेंगे ये जो डिफरेंशियल है ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। हमने कहा अगर खुद दे दोगे फिर हम ऐसे करेंगे। कहता एक ये तरीका है, और दूसरा बच्चों क्या है जो हम करते हैं अपनी वर्किंग में, जिस तरह मैंने कहा था ना, जो सलूक आपने डेप्रिसिएशन के साथ करना वही वाला सलूक क्या करें सरप्लस के साथ भी कर लें। वो ये कहना चाह रहे, कहता था अमाउंट में बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। कहता बाय रिमेनिंग लाइफ, क्या बच्चों? इन केस ऑफ स्टेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। और मजे की बात यह है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रिवैल्यूएशन हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। सही है बच्चों, लेकिन फिर भी हम एहतियातन इंशाल्लाह आखिरी क्लासेस में एक क्वेश्चन कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक क्वेश्चन कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? कर लेंगे एहतियातन एक क्वेश्चन कर लेंगे। आसान है, मसला नहीं है। मिड ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन, इसका भी एक क्वेश्चन करना है जी, ये भी कर लेंगे इंशाल्लाह। आपने कल पूछा था। सही है बच्चों। कहता ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, क्या बच्चों? जी, मिड ऑफ ईयर रिवैल्यूएशन तो मैं करवाऊंगा ना, वो तो ये भी करवा देंगे इंशाल्लाह, रिड्यूसिंग भी। कहता ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, कहता ट्रांसफर एनी रिमेनिंग सरप्लस अपेयरिंग इन बैलेंस शीट टू। कहता जितना सरप्लस है ना डिस्पोजल के वक्त जो पड़ा हुआ है, कहता सरप्लस डेबिट कर दो, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या कर दो? द ट्रांसफर इज प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नॉट इन। तो हम कौन सा इसे प्रॉफिट और लॉस में लेके जा रहे हैं? हमने क्या एंट्री की है? रिटेन्ड अर्निंग में। वो ये कहना चाह रहे हैं कहीं जज्बाती होकर ये ना समझना ये गेन है और प्रॉफिट और लॉस में जा। हमने कहा हम पागल हैं, लिखो इधर, लिखो तुम हमें पागल समझते हो, लिखो हम हैं सॉरी जी, लिख लो आज हम इतवार के दिन आए हैं, हम पागल हैं। लिख लो, लिख लो जो तुम्हारा दिल करता है लिखो जी। लिखे नहीं लिखे जल्दी, शाबाश, जल्दी करें भाई। क्या तुम हमें पागल समझते हो? इधर इधर लिखना है, इधर एंट्री करो ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, और आगे लिखे क्या तुम हमें पागल समझते हो। आगे छोटा सा लिख लो बेशक। लिख लिए? नहीं, क्या तुम, क्या भी तो लिखो ना, क्या तुम, कोई और ही बंदा तुम्हारी किताब पकड़ लेता है। आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ।
उसे को अगर हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट किया, रिटेन अर्निंग का प्रॉफिट और लॉस में तो नहीं ना, जज्बाती थोड़ी हो गए हम कि प्रॉफिट और लॉस में लेके जाते रहे। हम तो जब सरप्लस आया था तब इसे प्रॉफिट और लॉस में नहीं थे लेके गए, याद है आपको। आगे आ जाए बच्चे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 पे आए। अच्छा आप देखें, मेरी बात सुने बच्चों, ये जो हमने वो नोट्स सब नोट्स नहीं बनाए, ये वो बताना चाह रहे हैं हमें कि यार ऐसे ऐसे बनाने हैं। इसमें तो 70-80% इंशाल्लाह आपको पहले ही पता होगा। आ जाए जी, कहता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल डिस्क्लोज फॉर ईच क्लास ऑफ पीपी। असल में ना ये स्टैंडर्ड में लिखी हुई है बात, स्टैंडर्ड के एज इट इज इनको कॉपी पेस्ट किया हुआ है। क्या किया है जी? नहीं याद करने हैं, और आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं आपको, जो याद करना होगा बता दूंगा। याद नहीं करते, चीजों को स्किम करते हैं। क्या करते हैं? पढ़ते हैं 3-4, तो आप लोग रट्टा लगाते हैं, रट्टा नहीं लगाते होते, पढ़ते हैं 3-4 दफा, 4-5 दफा चीज को पढ़ो, ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाती है जी। कहता जी द मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल, बुक वैल्यू के नीचे मेजरमेंट बेसिस आती है। डेप्रिसिएशन का मेथड जी आता है बच्चों। कहता यूजफुल लाइफ या रेट आता है बच्चों। हमने तो तरतीब से इस तरह किया था। कहता था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड द क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द पीरियड जी, आता है बच्चों के नहीं? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट आता है ना, लेस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हो कि नहीं? हम तो सवाल ही ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते हैं। सही है बच्चों जी। अच्छा मेरी बात सुने जी, शाबाश शाबाश, तवज्जो से। आगे कहता ए रिकंसिलिएशन। अब रिकंसिलिएशन क्या होती है? ओपनिंग आ गया ना, अब इसमें जो एडिशन आनी है, अब जो एडिशन आनी है, डिस्पोजल आना है, ये रिकंसिलिएशन बन जाएगी ना। कहता ए रिकंसिलिएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड, ये देखें जी रिकंसिलिएशन किसे कहते हैं? आपने बीआरएस का चैप्टर शायद पढ़ा हो। इधर देखें, एक होता है जी ओपनिंग बैलेंस, क्या होता है जी? एक है जी फॉर एग्जांपल क्लोजिंग बैलेंस, क्या है बच्चों? ये है 100, और ये है जी फॉर एग्जांपल 250। वो कहता है इसके दरमियान जो 150 है ना, ये क्या है? इसको अब आपने इसके साथ रिकंसाइल करना है। क्या करना है? इसे रिकंसिलिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ए अकाउंटिंग में रिकंसिलिएशन कहते हैं एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस के साथ जोड़ना, नहीं क्या जोड़ना, एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस के साथ रिकंसाइल करना। क्या करना? मैच करना कि ये 150 क्या है, ये इजाफा किस चीज का है। बात समझे बच्चों? अच्छा ये जरूरी नहीं होता कि रिकंसाइल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही होता है, ना ना ना, किसी भी मौके पे कोई दो अमाउंट्स पकड़ें और उनको आपस में रिकंसाइल कर दें। ओके बच्चों जी। कहता जी किस चीज की कहता जी रिकंसिलिएशन में क्या आएगा? एडिशन आएगी बच्चों, डिस्पोजल आ जाएगा, और अगर डेप्रिसिएशन हुई तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बढ़ रहा होगा। कहता इंक्रीज और डिक्रीज रिजल्टिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन, और ये तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ना। ओके बच्चों, ओए ओके है, इसको रट्टा नहीं लगाना, बस पढ़ना है। आगे कहता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा अभी तक जितनी बातें पढ़ी इधर तक ना, ये सारी कॉस्ट मॉडल में भी इस्तेमाल होनी है। ये इजाफी पॉइंट किस में आया बस बोलो? ये रिवैल्यूएशन वाला है इजाफी। कहता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट ऑल्सो डिस्क्लोज। कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और भी कुछ चीजें आपने बतानी है। द एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन टाइटल, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लेज एज सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटीज। कौन कौन बच्चा लॉ पढ़ रहा है या जिसने पढ़ लिया बिजनेस लॉ, और किस किसने पढ़ लिया? बच्चे बाज़ ऐसे होते हैं, आप सी लॉ में पढ़ेंगे शायद, ये बाज़ ऐसे होता है आपके पास कोई एसेट होता है, क्या होता है? उसको आपने ना लोन लिया होता है। क्या लिया होता है बच्चों? और आपने जिनसे लोन लिया उन्हें एज ए सिक्योरिटी में वो एसेट रखवा दिया उनके पास या अपने ही पास। और क्या उसका नाम है? अब 2-3 तरीके होती हैं, या तो उनके उसके डॉक्यूमेंट्स भी उनके हवाले कर देते हैं, या आप सिर्फ इतना कहते हैं जी कि इस एसेट पे मेरा हक नहीं है जब तक मैं आपको लोन वापस नहीं कर देता। ये मुख्तलिफ, एक होता है मोर्गेज, एक होता है प्लेज, सही है ना, एक होता है चार्ज। ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सी लॉ में मेरा ख्याल गालिबन जाके। अब ये 3 किस्में हैं, क्या होती हैं अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, सही है, उस जगह पे जाके पढ़ेंगे। अच्छा आप क्या कहते हैं जी? आप कहते हैं जी अब ये जब तक मैं लोन वापस नहीं करता इस एसेट पे मेरा हक कोई नहीं है। दूसरी किस्म ये होती है आप उनको डॉक्यूमेंट्स ही अपने दे देते हैं। और बात समझ आ रही है? अच्छा कहता अगर कोई ऐसी सूरत हाल है किसी एसेट के साथ, तो कहता आप ना फिर यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बता देंगे। अगर कोई ऐसे एसेट आपके पास है जिसे आपने प्लेज करवाया, जिसे आपने गिरवी रखवाया हुआ है, सही है बच्चों, जिसे गिरवी रखवा के आपने लोन वगैरह लिया हुआ है, कहता फिर इसके बारे में हम यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बता देंगे।
सही है बच्चों। अब ये रट्टा लगाने वाली बात नहीं है, इस इंफॉर्मेटिव बात है। क्या है बच्चों? सही है बच्चों। अगर कभी, वैसे आज तक तो कभी ये नोट आया नहीं, जो मेन नोट्स हैं वो आपको बता दिए हुए हैं, सही है ना। वो क्या उसका नाम, मेजरमेंट बेसिस फलां, ये वो मूवमेंट रिवैल्यूएशन सरप्लस, लास्ट रिवैल्यूएशन वाला, हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, ये हैं। अब ये इंफॉर्मेटिव बात है, अगर कभी हो तो एमसीक्यूज में आए तो आपने टिक कर देना है कि ये भी एक क्या है बच्चों, सब नोट है। अगर कोई ऐसा एसेट जिसकी आपने प्लेज करवाया, सिक्योरिटी पे रखवाया हुआ है जी, तो उसको फिर आपने क्या करना है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उस एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देनी है। ओके बच्चों, आगे द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट इन द कोर्स ऑफ इट्स, आप कोई एसेट बना रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे भाई, उस पर जितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई वो आप बता देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? इंफॉर्मेटिव बात है। क्या है बच्चों जी? अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट, ये क्या होती है बच्चों? फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। कहता है अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या कर लिया बच्चों? कमिटमेंट कर ली कि मैं फ्यूचर में ये एसेट खरीदूंगा या मैंने खरीदना है, कहता ये फिर आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पहले बता दें। क्यों बता दें? लॉजिक जरा समझिएगा, वैसे लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझ लें। आपने कल को कंपनी ए बी सी, एक कंपनी का नाम है जी, आपने उसके शेयर्स क्या करने बच्चे? परचेज करने। क्या करने? आपने देखा यार इनके पास एसेट्स बहुत ज्यादा हैं। क्या है बच्चों? इनके पास ना कैश माशाल्लाह बहुत ज्यादा, लेवल अप है यार, ये तो हमें डिविडेंड शिविडेंड आसानी से दे सकते हैं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। कल को लेकिन आपकी नजर ना एक नोट पे पड़ी। किस पे पड़ी? आपने कहा जी इन्होंने तो कमिटमेंट की हुई है कि हमने हैवी किस्म का प्लांट मशीनरी खरीदना है। जब वो प्लांट एंड मशीनरी जो है हैवी किस्म का खरीद लेंगे तो पीछे तो इनके पास फाइनेंस ही नहीं होगा। सही है बच्चों। या फिर जब हैवी किस्म का प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे तो डेप्रिसिएशन इतनी ज्यादा आ जानी है कि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाना है। और डिविडेंड किस पे लगता है? हमेशा प्रॉफिट पे। आपने I2B में पढ़ा होगा जी, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट पे होता है। तो हमें तो बोलो शाबाश, डिविडेंड ही नहीं मिलना या बहुत कम मिलना है। तो ये इस तरह की जो चीजें होती है ना, जो फ्यूचर के प्लान्स होते हैं, ये शेयर होल्डर की, पोटेंशियल शेयर होल्डर की प्लानिंग को क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इसलिए आप अगर कोई ऐसी कमिटमेंट है कि हमने 2000, अभी तो 2024 है ना, हमने 2026 में, 2025 में, 2024 के एंड पे एक हमने जी कमिटमेंट की है कि हमने इस एसेट को एक्वायर करना, तो भाई यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बता दो। सही है बच्चों? भाई ओके है। कहता इफ इट इज नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी क्या होती है बच्चों? दो पार्टीज होती हैं जी जिनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है बच्चों? एक वो पार्टी जो और मेन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, इन दोनों पार्टी से हट के अगर कोई पार्टी आ गई बच्चों, ये थर्ड पार्टी। आपने बी लॉ में ये बात बहुत डिटेल में पढ़ी होगी और बात समझे हैं। अच्छा जी, कहता डेट वर इम्पेयर्ड लॉस। अच्छा ये इस लाइन का मतलब ये है, आपने कंपनी ए से एक एसेट खरीदा। क्या किया बच्चों जी? मिस्टर अकबर साहब ने कंपनी ए से एसेट खरीदा। क्या किया बच्चों? अब एक है जी मिस्टर ए और एक है कंपनी ए और एक क्या है जी बच्चों? कंपनी जी नहीं, एक है कंपनी ए और एक है मिस्टर अकबर। दो पार्टीज है, ये ओरिजिनल पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब बच्चों क्या हुआ? एसेट हो गया खराब। क्या हो गया बच्चों? खराब हो गया। अब बच्चों कंपनसेशन मिलनी है किसको बच्चों? उसको मिस्टर अकबर ने एसेट खरीदा ना, मिस्टर अकबर को। किसे बच्चों? और वो मिली उसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। किसकी तरफ से बच्चों? अब ये ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, ये है थर्ड पार्टी। क्या है बच्चों? भाई अल्लाह के बंदे, तुम लोग लॉ पढ़ के आए हो, थर्ड पार्टी का तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। ये है थर्ड पार्टी। क्या है? जो मेन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सही है बच्चों, बात समझे हैं जी। अगर उससे आपको कभी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह मिल गया, कंपनसेशन का मतलब बताइए इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, लिख लेना कहीं, लिख लें। कंपनसेशन का असल मतलब होता है जी नुकसान की तलाफी, नुकसान का अजाला। अरहम तो सोचता ही रहता है, पता नहीं तो क्या सोच रहा है भाई, तो लिखा भी कर। सोचता रहता है, जब पौना घंटा गुजर जाता है फिर कहता है सर ये कहां से आया जी? नुकसान की तलाफी, नुकसान का अजाला अगर रिसीव हो रहा है बच्चों थर्ड पार्टी से अदर देन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, फिर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब इसको रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ 2-3 दफा पढ़ना है। एक ऐसा जिसपे प्लेज है, सिक्योरिटी के तौर पे रखवाया,
सही है बच्चों, उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कैसे देना है बस छोड़ें, बस ओके बस पढ़ लें एक दफा। क्या था जी, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर कंस्ट्रक्शन की है जितना एक्सपेंडिचर किया उस पर वो बताना पड़ेगा। अगर आपने कोई कमिटमेंट कर लिया, कमिटमेंट किसे कहते हैं जी, फीचर। कमिटमेंट का मतलब कमिटमेंट का ताल्लुक फीचर के साथ है। तो बच्चों अगर कोई कर लिया है फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, खाने की कमिटमेंट नहीं कि आज ये खाएंगे फलां खाएंगे, एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो बच्चों फिर क्या करेंगे, बोलो शाबाश जी। कमिटमेंट अपनी पर्सनल नहीं कि मेरी कमिटमेंट है 2025 में मेरा ये हो जाएगा फलां हो जाएगा, ना ना, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड ये वाली कमिटमेंट, ये वाली। और मेरे भाई इसके अलावा क्या उसका नाम है, अगर थर्ड पार्टी से कंपनसेशन रिसीव हुई तो वो क्या है बच्चों जी, आगे आ जाएंगे। डिस्क्लोजर फॉर एसेट, अच्छा ये डिस्क्लोजर जो है ना बच्चों, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वजह सुन लें। ये डिस्क्लोजर सिर्फ तब आते हैं जब रिवैल्यूएशन हो। क्या हो बच्चों, जब सिर्फ क्या हो, लिखो वेरी वेरी। ये पेपर में 2 नंबर की थ्योरेटिकल बात पूछ सकता है आपसे, मैक्सिमम 2-3 नंबर की, या एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है जी। बताएं अगर रिवैल्यूएशन है तो एडिशनल डिस्क्लोजर कौन से देने हैं, ऊपर वाले तो देने ही देने हैं ना सारे। कहता जी फिर व्हेन एन आइटम ऑफ पीपी आर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट द फॉलोइंग मस्ट, और मस्ट नहीं मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। क्या बच्चों, when whether independent valuer was involved। क्या बच्चों, वो कहते हैं ना लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन, ये तारीख लिख देते हैं उधर हम, सही है ना, फिर उसका नाम लिखते हैं, फिर आगे लिखते हैं बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर या वैल्यूएशन फर्म, ये वो बातें कर रहा है। ओके बच्चों, हम लिखते हैं ऐसा 7.1 में कि नहीं, इसका मतलब ये 7.1 की बात कर रहा है, लिख लो ना फिर आपको याद रहेगा। हाँ जी, ये कर रहा है। कहता आगे पढ़े, कहता फॉर ईच रीवैल्यूड क्लास ऑफ पीपी द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द एसेट बीन कैरिड अंडर द, ये हम बताते नहीं है, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू वुड हैव बीन इतना 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 रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। ओके बच्चों, और बताते हैं ना, इस 7.3 में नहीं बताते, बताओ। अच्छा ये नोट भी नए हैं, हमें पता नहीं है इनका, हमें कभी भी नहीं पता भाई, हमने इतनी दफा तो बना ली है। आगे आओ जी जी, वो इसलिए बताते हैं ना कि आपकी किताबों में फिर डेप्रिसिएशन ज्यादा पड़ी हुई है। आप अगर कॉस्ट मॉडल, एक एंटिटी है जी एंटिटी ए, एक एंटिटी है जी एंटिटी बी, उन्होंने कॉस्ट मॉडल पे एसेट को रखा हुआ है, आपने रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा, उनका प्रॉफिट आ रहा होगा आपसे, बोले शाबाश, ज्यादा, क्योंकि रिवैल्यूएशन वाले ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड किया होगा अगर सरप्लस आया है तो, और अगर लॉस आया है तो कम किया होगा। इसलिए अगर कोई बंदा जो टेक्निकल बंदा है, माशाल्लाह आप जैसा टेक्निकल बंदा है, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना आता है, उसे पता है कौन सी चीज किधर से आ रही है, वो देखेगा कि भाई ये जो किताबों के अंदर ये प्रॉफिट आ रहा है ना, कंपनी ए का बी का कंपैरिजन करेगा, कहेगा ये जो ए और बी में मसला है ना, इसका मतलब है ये रिवैल्यूएशन हुई है, इस दफा सरप्लस आया है, लिहाजा इनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ज्यादा है। अगर ये कॉस्ट मॉडल पे रहते तो फिर प्रॉफिट इतना होता, और अगर क्या उसका नाम है रिवैल्यूएशन मॉडल है फिर प्रॉफिट इतना होता। बात समझे हैं भाई, ये आप इंफॉर्मेशन देते हैं यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, स्टेक होल्डर के लिए, जो इंटरेस्टेड हो, जो पढ़ा लिखा हो। कहता जी आगे, द रिवैल्यूएशन सरप्लस इंक्लूडिंग द चेंज फॉर द पीरियड, चेंज का मतलब क्या जी, अरोज ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, एंड एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बैलेंस टू शेयर होल्डर। मुझे एक बात बताएं बच्चों, ये जो सरप्लस आया रियलाइज गेन है अनरियलाइज गेन है, तो अनरियलाइज गेन है, इसके ऊपर डिविडेंड दे लोगों को, बांटते हैं डिविडेंड सारा, वो आप हमेशा प्रॉफिट्स पे, रियलाइज प्रॉफिट्स पे देते हैं डिविडेंड, ये वो कहना चाह रहा है। कहता जी रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या उसका नाम है जी, इंडिकेटिंग द चेंज फॉर द पीरियड। ओपनिंग होगा बच्चों एडजस्टेड होगा, अरोज ड्यूरिंग द ईयर होगा, ट्रांसफर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में ये 7.3 वाला नोट, 7.2 वाला नोट है, 7.2 वाला नोट है। ओके बच्चों, और याद रखना बच्चों, अनरियलाइज जो होते हैं ना प्रॉफिट्स, उस पे गेन, उस पे कभी भी आप बोलो शाबाश, उस पे कभी भी आप डिविडेंड नहीं दे सकते। या आप अभी इंशाल्लाह कंपनी लॉ पढ़ेंगे ना, सी लॉ पढ़ेंगे, अभी तो कुछ बच्चे नहीं पढ़ रहे हो, शायद कुछ पढ़ रहे हो, कम ही है पढ़ रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह उस्ताद आपको बताएंगे। अच्छा जी,
कहता ये इजाफी डिस्क्लोजर्स हैं। क्या है बच्चों? ये आपका दिल करे तो दे दें और दिल ना करे तो ना दे। आप जैसा बंदा अगर हो ऑडिटर या मैनेजमेंट में, आप कहेंगे यार रहने देते हैं, दफा करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है, रिकमेंडेड ये है कि आप ना ये डिस्क्लोजर्स दें। क्या करें बच्चों? ये डिस्क्लोजर्स दें। स्टैंडर्ड ये चाहता है कि आप ये डिस्क्लोजर दें, लेकिन उसने कंपलसरी नहीं किया। ऊपर वालों को कंपलसरी किया है, जितने भी हैं इनको कहा जी एडिशनल है। क्या है? इनकरेज्ड बाय स्टैंडर्ड। कहता IS 16 इनकरेज डिस्क्लोजर ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट माइड फाइंड इट टू बी। कहता हो सकता है, हम आपको इनकरेज करते हैं कि ये वाले डिस्क्लोजर आप दें। कहता हो सकता है कि बच्चों ये स्टेक होल्डर्स के लिए, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अहम हो। क्या कहता? कैरिंग अमाउंट ऑफ टेम्परेरीली आइडल प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। जी एक एसेट है जी, वो वेला पड़ा रहा। क्या है बच्चों? जी उस पे फॉर एग्जांपल जी कंपनी ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से अथॉरिटीज ने उन्हें कहा जी 2 महीने आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। आप देखो वो प्लांट जो है जिससे प्रोडक्शन होती है वो आइडल पड़ा रहा बच्चों। कहता है ये आप यूजर्स को बता दें। क्या करें बच्चों? ये आप यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बता दें कि हमारा एसेट 2 महीने नहीं चला। सही है बच्चों? जी लेकिन वो तो सब कुछ हो गया ना, लेकिन जो वेला पड़ा रहा बस वो आपने इंफॉर्मेशन देनी है। 2 महीने वो तो सब कुछ हो गया। एक एसेट वेला पड़ा रहा, आइडल पड़ा रहा, उस पर डेप्रिसिएशन आनी है या नहीं आनी? हेलो भाई क्या हो गया? डेप्रिसिएशन उस पर आनी है नहीं आनी है? आनी है। किधर होता है तू क्लास में? भाई बच्चों ये मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया तो था। अगर एक एसेट वेला पड़ा रहा उस पर डेप्रिसिएशन कॉन्टिन्यूज टू चार्ज। एक्सेप्शन सिर्फ एक मेथड है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। कहता था ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ एनी फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। अब बच्चों ऐसा हो सकता है कि एक एसेट है, उसकी लाइफ है कितनी बच्चों? 5 साल। वो फुली डेप्रिशिएट हो चुका है। एक एसेट है, वो खरीदा 1 लाख रुपए का। बच्चों 90,000 क्या जी 10,000 है रेजिडुअल वैल्यू। तो मुझे बताएं उसने 5 सालों में टोटल कितना डेप्रिशिएट होना था? 90,000। वो हो गया है। अब वो रेजिडुअल वैल्यू पे पड़ा होगा। बताया था ना आपको एट द एंड ऑफ लाइफ जो यूजफुल लाइफ एसेट किस पे पड़ा होता है जी? रेजिडुअल वैल्यू पे पड़ा होता है। और अगर इसकी रेजिडुअल वैल्यू मेरे भाई 0 है तो एंड पे किस अमाउंट पे पड़ा होगा? 0 पे पड़ा होगा। सही है बच्चों? सही है ना? कभी ऐसा हुआ कि एक एसेट है उसकी कॉस्ट है बच्चों 1 लाख और आज तक आपने जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली ना, अजय जरा देखना, जरा शर्मिंदगी वाली बात है जी। एक एसेट आपके पास अब नेगेटिव से पड़ा है, पॉसिबल है जी। तो बच्चों एक एसेट है वो किताबों में पड़ा, 5 साल आपने उसे क्या करना था? डेप्रिशिएट करना था, आपने कर लिया ना। क्या था? अब वो अभी भी किताबों में पड़ा, आपने बेचा नहीं है। क्या था? इससे कहते हैं फुली डेप्रिशिएटेड प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। कहता अगर कोई ऐसा एसेट आपके पास पड़ा है ये क्या कर दे, और कहता इज स्टिल इन यूज, और कहता आप उसको इस्तेमाल भी अभी कर रहे हैं। सही है जी? देखो ना एक चीज है फुली डेप्रिशिएट हो गई है, अगर वो अभी भी आपको फायदा दे रही है तो ठीक है बच्चों, फिर सही है ना। आप उसको फिर यूजर्स को बता दो उनके उसके बारे में। 2 बातें, अगर कोई एसेट आइडल पड़ा हुआ है टेम्परेरी बेसिस पे, और अगर कोई फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है बच्चों, इसको क्या करना है? स्टिल इन यूज है, तो बच्चों इसका आपने नोट दे देना है, सब नोट दे देना है। क्या करना है बच्चों? अच्छा ये पेपर में आएंगे नहीं इस तरह, बस आपको पता होना चाहिए। क्या है बच्चों? कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर। जी हमने एक प्लांट खरीदा, हमने कहा जी हम इससे ना यूनिट्स बनाकर लोगों को बेचा करेंगे। हमने कहा जी इससे हर साल 5 लाख यूनिट्स बना करेंगे। कितने? फॉर एग्जांपल भाई पहले साल तो 5 लाख यूनिट्स बने, अगले साल बने सिर्फ 1 लाख, उससे अगले साल बने सिर्फ 50,000। हमने कहा जी ये तो तबाह एसेट है, ये तो जो जिस तरह हम इसको इस्तेमाल करना चाह रहे थे ये इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। इस तरह के एसेट को कहते हैं रिटायर्ड फ्रॉम। आप कहते हैं यार इस एसेट को बेचो, जान छुड़ाओ यार, इससे कोई नया एसेट ले लो। क्या कर लो बच्चों? सही है सर। अब आपने इस एसेट को क्या कर दिया जी? हेल्ड फॉर डिस्पोजल। हेल्ड फॉर डिस्पोजल का मतलब है खरीदा बेचने की नीयत से नहीं था, मजबूरन आप इसे क्या कह रहे हैं? यार जान छुड़वाओ इससे। हेल्ड फॉर, पहले आपने कहा था मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, बाद में आपने कहा यार जान छुड़वाओ। हेल्ड फॉर और रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज का मतलब क्या है? आपने कहा यार मुझे नहीं चाहिए ऐसे एसेट, मुझे नहीं चाहिए, जान छुड़वाओ। ओके बच्चों जी। कहता व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, जब आप इस्तेमाल कर रहे हो क्या बच्चों?
फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट व्हेन दिस इज मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है बच्चों, ये एमसीक्यू आ सकता है। कहता जी IAS 16 में आप इस्तेमाल कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल, लेकिन जो फेयर वैल्यू है कहता है वो मटीरियली डिफरेंट है किससे बच्चों, कॉस्ट मॉडल से। सही है ना, बुक वैल्यू से, यानी जो कॉस्ट मॉडल में है। कहता फिर आप इसका ना सब नोट दे देंगे, क्या कर देंगे, बता देंगे लोगों को, क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक वैल्यू है जी 500 और फेयर वैल्यू है जी 1500। अब मटीरियल डिफरेंस है इन दोनों में, कहता अब यूजर्स को बता देंगे, क्या करेंगे। अब ये 4 हैं बच्चों, इनको आपने 3-4 दफा घर जाकर पढ़ना, रट्टा नहीं लगाना। सिर्फ अगर कभी थोड़ा सा इस तरह पेपर में कभी एमसीक्यूज या हल्की फुल्की बात आ गई, फौरन आपके दिमाग में आ जाए ये एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं। क्या हैं, क्या है, 4 बताएं, मुझे याद हो गए हैं जी, बताएं जी। टेम्परेरीली आइडल एसेट, फुली डेप्रिशिएटेड एसेट, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज वाला, और ये मैं कल आके फिर पूछूंगा, फिर मेरा दिल करेगा 2-3 बार मैं फिर ऐसी बातों में पूछ लिया करूंगा आपसे, फिर मैं ये भी पूछा करूंगा आपसे जी। थ्योरी को याद करने का ये तरीका होता है, ये रट्टा नहीं लगाना प्लीज आपने, बस ऐसे मैं याद करवा दूंगा आपको। फिर उसके बाद पूछूंगा वो डिस्क्लोजर्स बताएं जो सिर्फ रिवैल्यूएशन में आते हैं। ये आप इंशाल्लाह घर से पढ़ के, अच्छा रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना। हाँ वही है, मैं वही कह रहा हूँ ना, रट्टा नहीं लगाना जी। वर्डिंग आपने ये इस्तेमाल ही नहीं करनी चांद, वो जो हैड देयर बीन हमने की, बस आपने वही रखनी है। ये बस आपको पता होना चाहिए कि ये होते हैं जी। ओके भाई, और सही है, बस एक दो दफा पढ़ लेना। ओके सर। अच्छा आगे आए जी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 11 पे कहता है रेसिडुअल वैल्यू के 2 और नाम भी हैं, स्क्रैप वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को। कहता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू मेथड, कैरिंग अमाउंट मेथड, नेट बुक वैल्यू मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके बच्चों। आउटपुट मेथड बच्चों इसमें आपसे अर्ज की थी वो यूनिट्स या ऑर्स की बेसिस पे जो आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, मशीन ऑर्स मेथड, सर्विस और मेथड, यूजेज और माइलेज मेथड। ओके ओके जी। माइलेज का मतलब क्या होता है, ये क्या पूछे, माइलेज का मतलब होता है यार कि क्या उसका नाम है जितना चला उतना। सही है ना, हम कहते हैं ना ये गाड़ी है जी, ये 1 लीटर में इसकी माइलेज क्या है, यानी 1 लीटर में कितना चलेगी, सही है, कितना किलोमीटर, इसे माइलेज कहते हैं गुड्डू। ट्रेड इन अलाउंस का एक और नाम है एक्सचेंज अलाउंस। क्या है बच्चों, एक्सचेंज अलाउंस। अब ना अब बस खत्म, लेकिन अभी मैं तसल्ली करूंगा शायद अगले लेक्चर में। अब टिक लगाते जाए हमने क्या क्या किया इस चैप्टर में। अब पढ़ना कुछ नहीं है, सिर्फ टिक लगवाने हैं। जो पहले हैं ये बच्चों सब में देने ही देने हैं ये वाले, ये चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे ये हैं डिस्क्लोजर फॉर, ये सिर्फ रिवैल्यूएशन के लिए हैं जी। एडिशनल वाले ये वाले, ये हाँ जी, ये तो बच्चों किसके लिए हैं खुद बताएं, शाबाश। ये दोनों के लिए है ना, ये दोनों के लिए, ये टेम्परेरी आइडल ये दोनों के लिए हैं। क्या हैं, और ये स्पेसिफिकली जब आप कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये वाला पॉइंट ये एमसीक्यूज में आ सकता है और एक आधे नंबर की थ्योरी में भी पूछ सकता है। कहता है IAS 16 के अंदर आप कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कहना बिल्कुल अलाउ है, हम कर रहे हैं तो, लेकिन फेयर वैल्यू बिल, अच्छा ये पेपर में बताता हूं अब कैसे थ्योरी बन सकती है। कहता है IAS, मजेदार बात होने लगी है, मजेदार बात, तवज्जो जरा तवज्जो। कहता जी IAS 16 है, क्या है, कहता जी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कॉस्ट मॉडल, क्या जी, एक नया आ गया बच्चों, क्या जी, मैनेजर फाइनेंस, क्या जी, उसका ख्याल ये है जी कि मार्केट में जो फेयर वैल्यू है बहुत चेंज है, मटेरियल डिफरेंट है, क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है जी। कहता जी उसका ख्याल है अब हमें रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना ही जाना चाहिए। बताएं क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू सही है या गलत है, आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, हेलो, आप कहेंगे आप कहेंगे कॉस्ट मॉडल को इस्तेमाल करने की इजाजत है, ये स्टैंडर्ड ने हमें इजाजत दी, परमिटेड बाय IFRS। क्या बच्चों, आपने कहा ना हाँ, अगर फेयर वैल्यू मटेरियल डिफरेंट है फिर हम क्या करेंगे, इसे डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोज का मतलब सिर्फ लिखना होता है। क्षमा जी, एक है जी डिस्क्लोजर, क्या बच्चों, और एक है रिकग्निशन। क्या बच्चों, रिकग्निशन या रिकॉर्ड करने का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में इसका इंपैक्ट लेना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इंपैक्ट लेना।
और डिस्क्लोज करने का मतलब होता है सिर्फ लिखना, इंफॉर्मेशन देना। ये आप इंफॉर्मेशन की हद तक होगा ये। और बात समझे हो, डिस्क्लोज का मतलब क्या था? डिस्क्लोज करना, बताना। क्या करना? बताना। और बात समझे हो कि नहीं समझे? और कुछ चीजें होती हैं जिनको डिस्क्लोज भी करते हैं और रिकग्निशन भी, वो खैर आप FAR 2 में जाके पढ़ेंगे। अच्छा जी, आ जाओ जी इधर, आ जाओ जी इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। ये आपको बताते जाए ना आपने क्या क्या पढ़ा है। ये बुक वैल्यू वाला काउंट पढ़ लिया आपने, इसकी मैंने एग्जांपल आपको करवाई है, ये एंट्रीज भी करवा दी हैं। अब जितना करवाया है उतना पढ़ना है, ज्यादा आपने वो नहीं करनी है फनकारियां, वरना कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है जी। ये वाली एग्जांपल आपको करवाई और एग्जांपल नंबर 2 आपको होमवर्क में दी, सही है ना? निशान लगा ले, चार निशान लगा ले, लगा ले। किताब किधर है तुम्हारी जी? बच्चों इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, कौन आया? ये है बच्चों डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। क्या हमने डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज पढ़ा या नहीं पढ़ा? अब ये जरूरत नहीं है इन स्टेप्स को पढ़ने की, आपको लिखवाए हैं स्टेप 1 2 3 4, ये आपने लिखे हुए हैं, अपने रजिस्टर से पढ़ना है, इधर से पढ़ने की जरूरत। ये एग्जांपल्स ऑलमोस्ट हमने की हुई हैं इस तरह की, आपको वो 3-4 होमवर्क में भी दी थी, याद है? अब आपने लेक्चर नोट से रिवाइज करने हैं बस, जो एग्जांपल जरूरी थी इधर से करवा दी थी। सही है बच्चों जी? अच्छा जी, आगे जी आगे क्या था? डिस्पोजल थ्रू, डिस्पोजल बाय सेल और डिस्ट्रक्शन, ये हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो अब आपको इधर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो काम की बातें थी वो आपको बता दी थी। हाँ, इसमें डिब्बा, एक डिब्बा भी बनता है ना, वो है इधर, वो उसमें बन रहा होगा ना, वो डिब्बा आपको पढ़ाया था, मुझे याद है। किधर है यार वो डिब्बा? ये वाला, ये एक्सचेंज के केस में डिब्बा था ये सारा बुक से ही पढ़ाया है आपको जी। आगे आ जाएंगी। अब मैं आपको बताता जा रहा हूं कि ये कवर हो चुकी हैं चीजें, आपको कॉन्फिडेंस आए ना। ये कंपोनेंट ऑफ, ये पढ़ लिया हमने कॉस्ट, आज इसकी 2 एग्जांपल की है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों, अच्छा ये पता नहीं बच्चे इतना इसमें क्यों रोला डालते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये वाला डिब्बा जो है, ये इधर देखो बच्चों, ये तो आपकी आसानी के लिए बताया था कि अगर कभी एक है जी फुल ईयर बेसिस, एक है प्रोपोर्शनेट। हमने फुल ईयर को तो गोली मार देना आप, हम तो प्रोपोर्शनेट बेसिस को फॉलो करते हैं। अब मैं तीसरी दफा बात बताने लगा हूं, तरीके नहीं समझ आती भाई। 5 अगस्त को आपने एसेट ले लिया, अब अगस्त का एडिशन में पूरा महीना कंसिडर कर लें, आपने 5 अगस्त को एसेट डिस्पोज कर दिया, बस छोड़ें, दफा करें उसको। सही है? सही है ना? अच्छा, आपका जो दिल करता है उस बेस पे assumption ले लें और नोट लिख दें, बस बात खत्म, 100% मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये हमने पढ़ लिया मेरा ख्याल है। अच्छा, ये सम ऑफ डिजिट मेथड है एक, ये पढ़वा दूंगा आपको, खैर इररिलेवेंट सही है, लेकिन मैं बता दूंगा सम ऑफ डिजिट क्या होता है, बता दूंगा जी, बाकी तो कर लिया। ये डिब्बा गौर फिक्र कर लीजिएगा बच्चों, इसमें वैसे जरूरत नहीं है पढ़ने की, इसमें फॉर्मेट बताए हुए हैं, सारी फार्मूला, अगर कभी भूल जाए तो देख लीजिएगा। लें सर, बाकी तो कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। हाँ, ये आपको बता दिया था ना ईच पार्ट, ये आपको थ्योरी पढ़वाई थी सारी, कमेंसमेंट वाली, कब से डेप्रिसिएशन का आगाज होना है, ये आपने अपने नोट्सों से देखनी है चीजें। ओके बच्चों जी। उसके बाद बच्चों डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन, मेथड्स हो गए बच्चों। ये मेजर इंस्पेक्शन वाली, ये एक ही एग्जांपल इस तरह की है, बस बस खत्म, और नहीं जी। कुछ चीजें जो ज्यादा नहीं फोकस करने वाली, उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, वो आपको डिब्बा सा इस तरह बनवाया था ना, वो जी, वो 3 बनवाई थी मैंने। एक कैपिटल, एक होती है जी ओवरहॉलिंग और मेजर इंस्पेक्शन, एक होती है जी रेवेन्यू एक्सपेंस जो रिपेयर मेंटेनेंस है, और एक क्या होता है जी तीसरा, इंप्रूवमेंट एसेट में लाइफ बढ़ जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए। फिर बच्चों ये आपको बताया था सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की एग्जांपल करवाई थी, करवा दी थी बच्चों। ये एग्जांपल मैंने खुद करवाई थी कॉस्ट वाली, कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड लेस होती हैं, और सही है चांद। और ये पढ़वाया था, सारा पढ़वाया था नीट एंड क्लीन। सर इधर तो नजर नहीं आ रहा भाई, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में देखना जाके जी। ये पढ़वा दिया था ना, इसको मैंने कहा था इसको याद भी कर लो, इसको याद भी कर लो, ये बार बार इस्तेमाल होने हैं। विल फ्लो टू द एंटिटी और पता नहीं क्या क्या। अच्छा जी, ये जरूरत नहीं है पढ़ने की, इनको कट कर दो। ये क्वेश्चन जो है रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंस छोड़ दो, कट कर दो, बस ये पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ लेना इनकी। ओके बच्चों, ओए ओके है सर। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में हमने अभी नहीं किया, वो क्वेश्चन नंबर 18, 17, 16, हाँ जी मुझे पता है वो भी पेंडिंग है, वो भी हो नहीं सकते असल में, उनका ताल्लुक ना नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स के साथ मिक्स है ना, मिक्सचर है कुछ स्टैंडर्ड्स का,
तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ओके बच्चों, अब सुन लीजिए, टेस्ट के लिए आपने रिवीजन कैसे करनी है, पहले बता रहा हूं, ये क्वेश्चन करने हैं इस दफा रिवाइज आपने करना है जी। क्वेश्चन नंबर 69 नोट आएगा इंशाल्लाह बनाना आपको, क्या आएगा पहले बता देता हूं, नोट आएगा, पहले ही बता रहा हूं। एक क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह, और एक 2-3 नंबर की थ्योरी होगी इंशाल्लाह, 2-3 के नंबर की थ्योरी। अब मैंने टेस्ट किया करनी है, पढ़वा रहा हूं ना थ्योरी साथ साथ जी। जी बच्चों, एक आपने क्वेश्चन नंबर 69 लेक्चर नोट्स का वो रिवाइज करना है, नोट के लिए ये करना है इंसानों की तरह। फैम वाला क्वेश्चन आपने करना है जी, फैम। अब इसे दोबारा कर लें एक दफा अपने हाथ से, फिर उसके बाद वो करना है आपने टसूकी वाला, हा टसूकी वाला क्वेश्चन करना है आपने, शाबाश शाबाश। शेर दिल वाला, वाह जी वाह, शेर दिल वाला आपने क्वेश्चन करना है, शाबाश। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दूंगा आपको, KL लिमिटेड वाला, तो यार ये कौन सा वाला, तो वो 69 ही है ना मरे। अच्छा और क्या उसका नाम है, सुने, एक पियानो लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, वो नोट नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, उसमें ना रिवैल्यूएशन भी है और एस्टिमेट का चेंज भी है, वो देख लीजिएगा, ठीक है जी। वो बेशक अपने हाथ से ना कीजिएगा, उसकी वर्किंग देख लीजिएगा बस। ओके बच्चों, ये प्लीज एक दफा, ये जो बच्चा कर लेगा आपका कॉन्फिडेंस देखिएगा, ना टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें मुझे पकड़ लें जी। ओके बच्चों, अच्छा आप लोगों ने ना मुझे याद करवा दिया करना है टेस्ट से एक दिन पहले कि सर नहीं, यानी आपने मुझे सैटरडे वाले दिन रिमाइंडर दे दिया करना है कि सर क्या उसका नाम है ना, ये बता दें कि कौन कौन से क्वेश्चन टेस्ट के लिए रिवाइज करने हैं, ठीक है ना। ये आपने, आपकी जिम्मेदारी है, मैं तो भूल जाऊंगा ना कभी कभी, आपने फिर बता देना मुझे, ठीक है। ऑनलाइन वालों अल्लाह हाफिज भाई, ये अपने बैग में रखो।